तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स स्टार्ट करेंगे आज। अब ये नया टॉपिक नहीं है, स्ट्रेट लाइन्स को आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ रखा है। इस चैप्टर के अंदर अब बस हम लोग क्या करने वाले हैं, पेयर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन्स तो होंगी लेकिन जोड़ियों में होंगी, समझ में आ गया। तो ये तो नाम हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स की जोड़ियों को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब देखो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स में जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो किसी भी लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है या फिर जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax + by + c = 0। ठीक है ना, ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसी भी लाइन का। जनरल बोलो स्टैंडर्ड बोलो चल जाएगा। ठीक है, ax + by + c = 0। इस चीज़ को आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है और 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होते हैं अपने पास, एक x होता है और एक y होता है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स है x और y, दोनों भी कैसे होंगे, लीनियर होंगे। दोनों भी कैसे होंगे, लीनियर होंगे। ठीक है, ये पहचान है लीनियर इक्वेशन की। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लाइन बनाता है इसीलिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो x और y 2 वेरिएबल्स होंगे और दोनों भी कैसे होंगे, लीनियर होंगे। a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक 0 होगा चल जाएगा। वही कंडीशन अभी हम लोग को यहाँ पर देखनी है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली चीज़ इस इक्वेशन के अंदर अगर मान लो c 0 होता है ना, अगर मान लो कि c क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इफ़ c = 0 तो हमारा जो इक्वेशन है वो सिर्फ क्या बच जाएगा, ax + by = 0। अगर ऐसा हो जाए यानी कि लीनियर इक्वेशन में अपने को कांस्टेंट टर्म ना दिखे, लीनियर इक्वेशन में, ओहो बेटा सबा कुछ करना नहीं है, सबा ऑडियो और वीडियो ऑफ रखना है बेटा। देखो तुमने स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया, मेरी स्क्रीन चलेगी, ऑडियो और वीडियो ऑफ रखो। ठीक है, एक मिनट मैं वापस से स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, एक मिनट ना, मेरी स्क्रीन आएगी वापस। हाँ, आ गई ना स्क्रीन, चलो। तो जनरल इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म ना दिखे, ठीक है, किसी भी लाइन के इक्वेशन में अगर अपने को कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि लाइन इज़ पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अगर c 0 हो जाए देन द लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ये हमेशा के लिए ना ध्यान में रखो इसको। जब भी किसी भी लाइन के इक्वेशन में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, वैसे a और b ये भी कांस्टेंट्स हैं, लेकिन ये वेरिएबल के साथ आ रहे हैं ना, इसीलिए मैं इसको सिर्फ कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी लाइन के इक्वेशन में अगर आपको सिर्फ x और y के टर्म दिख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, मतलब वो लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखो। ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, अगर a 0 हो जाए तो, ठीक है, c को 0 मान लिए, एक एक करके ना सबको 0 मानेंगे। अब a को 0 मान लेते हैं। अगर a 0 हो जाए, इफ़ a = 0, अगर a 0 हो जाए तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, by + c = 0। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा सजा के लिखने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, -c/b। सही कह रहा हूँ, -c/b ये मिलेगा, y = -c/b। अच्छा, c और b दोनों भी कांस्टेंट्स हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, y = कांस्टेंट। ठीक है, इसकी पूरी की वैल्यू में क्या मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ। तो ये क्या किस फॉर्म में आ गया, ये y = कांस्टेंट के फॉर्म में आ गया। और हमेशा ध्यान में रखो, जब भी y = k मिलेगा, इसका मतलब लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। y = कांस्टेंट मतलब लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। y = कांस्टेंट या y = कुछ भी हो कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब लाइन क्या है, x एक्सिस को पैरेलल है। अच्छा, लेकिन अगर k की वैल्यू 0 हो जाए, इसमें एक स्पेशल केस है, y = अगर 0 हो जाए तो लाइन इज़ x एक्सिस, लाइन खुद x एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, लाइन इज़ x एक्सिस। ये समझा सबको? देखो चैट में लिखते रहो। ठीक है, अगर y = कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब लाइन क्या होगी, x एक्सिस को पैरेलल होगी। और कहाँ से पास होगी, y = k से ही पास होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुमको लिखा हुआ मिला y = -2, ठीक है, यानी कि लाइन y = -2 से पास होगी और x एक्सिस को पैरेलल होगी। अगर इसका डायग्राम बनाओगे ना तो देखो ऐसा बनेगा, ये अपनी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है। देखो ये बेसिक्स हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता भी हो, लेकिन मैं टीचर हूँ, मेरा काम है सारी चीज़ें बेसिक से समझाना, ठीक है ना। चलो तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है, और ऊपर क्या है, -1 है। दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -2। तो y = -2 कहाँ दिख रहा है अपने को, नीचे की तरफ यहाँ पर, ठीक है। और अपने को क्या बनाना है, y = -2 वाली लाइन बनानी है। तो y = -2 वाली लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस एंड विल पास थ्रू y = -2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पर लिखे हैं, ये जो इक्वेशन हम लोग ने लिखे हैं, इसकी लाइन इस तरीके से दिखेगी, y = -2 एंड दिस इज़ पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। समझ में आ गया। इसको लिखने का एक और एक तरीका है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, y + 2 = 0, y + 2 = 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बच्चे इसको मिस आउट कर देते हैं तो दिक्कत होती है बहुत, ठीक है। तो अगर c 0 हो जाए तो लाइन ओरिजिन से पास होगी, अगर a 0 हो जाए, a 0 होना मतलब x का टर्म नहीं दिखना, ठीक है ना। लाइन के अंदर x का टर्म नहीं दिखेगा, सिर्फ y का टर्म दिखेगा। इसका मतलब y = k के फॉर्म में लिखा जा सकता है, y = k यानी कि y = कांस्टेंट, ठीक है। y = कांस्टेंट के फॉर्म में अगर कोई लाइन होगी मतलब वो कैसी है, x एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, अगर k की वैल्यू 0 हो जाए यानी कि y = 0 आ जाए तो फिर वो लाइन खुद x एक्सिस बन जाएगी। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0, ठीक है। अब अगली चीज़, अगर b 0 हो जाए, ठीक है, अगर क्या हो जाए, b 0 हो जाए तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा ax + c = 0, ठीक है। इसको अगर सजा करके लिखोगे तो क्या मिलेगा, x = -c/a। अगेन c और a दोनों भी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि जो हमारा इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ गया, x = k के फॉर्म में आ गया, वेर k इज़ ए कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू -c/a, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, x = k का मतलब क्या होता है, x = k का मतलब होता है लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, इसको पैरेलल होगी, y एक्सिस को पैरेलल होगी। डायग्राम कैसे बनेगा वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये तो आप लोगों ने समझ लिया, तो ये भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर k की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि अपने को इक्वेशन x = 0 के फॉर्म में मिल जाए, तो जो लाइन होगी वो खुद y एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। लाइन इटसेल्फ इज़ y एक्सिस, या ऐसे कह सकते हो कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x = 0 होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ। ये क्या है, ये लाइन का इक्वेशन निकालने का एक तरीका है, लाइन का इक्वेशन निकालने का एक तरीका है। तो स्लोप के बारे में आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो अगर किसी लाइन की अपने को स्लोप दे दी जाए, किसी लाइन की स्लोप दे दी जाए, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। और इंटरसेप्ट कौन सा वाला, देखो इंटरसेप्ट दो होते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जिस इंटरसेप्ट की बात होती है वो होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जिस इंटरसेप्ट की बात हो रही है वो क्या है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब इंटरसेप्ट होते क्या है इसको समझ लो ज़रा अच्छे से। तो मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर ये अपनी y एक्सिस है, ये अपनी x एक्सिस है। मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, एक लाइन ले लेता हूँ और मैंने इस लाइन को ना ऐसे पास करवा दिया, ठीक है। ऐसे भी हो सकती है या फिर कैसे भी हो सकती है, एक मिनट ऐसे ले लेता हूँ, चलो थोड़ा ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है इसने देखो x एक्सिस को भी कट करी है किसी पॉइंट पे और y एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे कट करी है, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे लाइन x एक्सिस को कट कर रही है उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रही है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। मान लो कि ये वाला पॉइंट -2 है और ये वाला पॉइंट +3 है, ठीक है। तो इस लाइन के लिए, रेड वाली लाइन के लिए x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट हो जाएगा -2 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 3। समझ में आया, +3, ठीक है। तो रेड वाली लाइन के लिए x इंटरसेप्ट क्या है, -2 है और y इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। तो यहाँ पर जिस इंटरसेप्ट की बात हो रही है वो कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, यानी कि वो वाला पॉइंट जहाँ पर लाइन किसको काट रही है, y एक्सिस को काट रही है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और एक चीज़ ये ध्यान में रखो कि जब भी अपने को लाइन के लिए इंटरसेप्ट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना,
वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट पे x 0 होगा और y 3 होगा, और इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पर x -2 होगा और y क्या होगा 0 होगा। तो अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो लाइन के इक्वेशन में x की जगह 0 डाल दो, और अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो लाइन के इक्वेशन में y की जगह क्या कर दो 0 डाल दो। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूँ अभी समझ में आएगा, क्योंकि अपने को यहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला निकालना है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकता है। चलो, तो यहाँ पर जिस इंटरसेप्ट की बात हो रही है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, और वाई इंटरसेप्ट को अभी हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे, कैपिटल सी बना देता हूँ मैं। वैसे स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, लेकिन फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी तो यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी आ गया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कैपिटल सी बना रहा हूँ। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी लाइन की स्लोप दे दी जाए और y इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो उस लाइन का इक्वेशन आप इस तरीके से लिखोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब लाइन का इक्वेशन मिल गया, अब आप इसको क्या करोगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है ना, तो जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, ये एम एक्स माइनस वाई माइनस सी इक्वल टू 0, सॉरी प्लस सी आएगा, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, जनरल फॉर्म बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि कुछ वहाँ से हम लोग देखते हैं मिलता है कि नहीं। ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। जनरल फॉर्म को भी उसी तरह बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिग्नल ले लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बी वाई को इधर ही रखता हूँ और एक्स वाले टर्म को और कांस्टेंट को राइट में भेज देता हूँ। तो ये क्या बन गया, बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। ठीक है, पूरे इक्वेशन को अगर बी से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। ठीक है, माइनस सी बाई बी। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये बिल्कुल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह दिख रहा है। समझ में आया? ठीक है, ये इक्वेशन देखो कैसा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और इस इक्वेशन को देखो तो ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। समझा कुछ? अब यहाँ से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसको समझो, मैं यहाँ से कहना क्या चाह रहा हूँ इसको समझो। यहाँ से ना हम लोग दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, x के साथ यहाँ पर कौन है, m है। m मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। इसका मतलब स्लोप इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू माइनस ए बाई बी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास जनरल फॉर्म हो लाइन का, अगर अपने पास जनरल फॉर्म हो लाइन का और इस जनरल फॉर्म से अपने को लाइन की स्लोप निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, m इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ए क्या है, x का कोएफिशिएंट, a क्या है x का कोएफिशिएंट, और b क्या है y का कोएफिशिएंट, b क्या है y का कोएफिशिएंट। ठीक है, समझ में आया सबको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है ना, तो ऐसे रटो मत माइनस ए बाई बी, ऐसे ध्यान में रखो कि स्लोप जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में x का कोएफिशिएंट अपॉन में y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट अपॉन में y का कोएफिशिएंट। ध्यान रहेगा ये? ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, रटो मत, माइनस ए बाई बी रटो मत। ठीक है ना, तो स्लोप कैसे निकलेगी, माइनस में x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, माइनस बाहर रहेगा, ऊपर x का कोएफिशिएंट लिखोगे और डिनोमिनेटर में y का कोएफिशिएंट लिखोगे, जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी योर स्लोप। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। सर एक मिनट, इसका मतलब ये है कि ये जो है अपने पास दिस इज़ कैपिटल सी। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल सी लिखा हुआ, ये ध्यान में रखो। इसका मतलब सर ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी का मतलब y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा, y इंटरसेप्ट मिलेगा माइनस सी अपॉन बी से। माइनस सी अपॉन बी मतलब माइनस में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, माइनस में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
y का कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है ना, मज़ा नहीं आ रही है। यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। तो क्या मिला था अपने को, कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस C बाय B, यानी कि अगर जनरल फॉर्म हो और उससे कोई आपको y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोले, यानी कि पता लगाओ कि जो लाइन दी हुई है वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो आप क्या करोगे, माइनस में एक फ्रैक्शन बनाओगे, उसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म लिख लेना और उसको डिवाइड कर देना किससे, y के कोएफिशिएंट से। जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, लाइन का y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। समझ में आया सबको, कोएफिशिएंट ऑफ y, आई थिंक ये समझ में आ गया है, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, माइनस में कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ओके, क्लियर हो गया ये। अच्छा, अब देखो इस हिसाब से y इंटरसेप्ट जिस हिसाब से निकला है उसी हिसाब से अगर मैं आपसे x इंटरसेप्ट पूछूं तो क्या बता सकते हो, सोचो और बताओ, x इंटरसेप्ट क्या होगा, सोचो और बताओ, यहीं से अंदाज़ा लगाओ, यहीं से अंदाज़ा लगाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन पहले तो यहाँ से अंदाज़ा लगा करके बताओ कि कैसे x इंटरसेप्ट निकल सकता है, सोचे। किसी ने अगर ऐसे सोचा है कि सर कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x लिख लो, तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए कांस्टेंट को y के कोएफिशिएंट से डिवाइड किए थे, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए कांस्टेंट को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और नेगेटिव साइन लगा देंगे, जो अपना आंसर आएगा वो अपना x इंटरसेप्ट होगा। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अच्छा, एक और एक तरीका, ध्यान से देखो, जनरल फॉर्म क्या दे रखा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, y 0 डाल दोगे, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, x 0 डाल दोगे, क्योंकि लाइन जहाँ पर x एक्सिस को कट करती है वहाँ पर y 0 होता है। तो मैं क्या करूँगा, y की जगह 0 रख दूंगा, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, x की जगह 0 रख दूंगा, y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो x की जगह 0 डाल दो पहले, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 0 डालोगे ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है। x की जगह जैसे 0 डालोगे ये ख़त्म हो गया, तो क्या मिला, by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू माइनस c बाई बी। देख रहे हो, देख रहे हो, यही है ना y इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अगर y की जगह 0 डाल दो तो पुट y इक्वल टू 0, y की जगह 0 डाल दो, तो y की जगह 0 डालने पे क्या मिलेगा, ax प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस c बाई ए, माइनस c बाई ए, जो कि हमारा x इंटरसेप्ट है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो इसको ध्यान में रखो। तो 3 फॉर्मूले अभी तक के हम लोग ने पढ़ लिए हैं। कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। पहला वाला ये है, ठीक है, स्लोप का। जनरल फॉर्म से अगर स्लोप निकालनी है तो क्या करोगे, माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। जनरल फॉर्म से अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन y का कोएफिशिएंट, और x इंटरसेप्ट निकालना है जनरल फॉर्म से तो क्या करोगे, माइनस में कांस्टेंट अपॉन x का कोएफिशिएंट, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, अपने को स्लोप दी हुई होगी लाइन की, स्लोप किससे डिनोट करते हैं, m से। स्लोप दी हुई होगी और एक पॉइंट दिया हुआ होगा जो लाइन पे लाई करेगा, पॉइंट लाइंग ऑन दी लाइन। कोई भी पॉइंट को नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। जो पॉइंट लाइन पे लाई करेगा वही पॉइंट होना चाहिए, लाइंग ऑन लाइन। तो स्लोप क्या है, m है, और मान लो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है ना, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ लिख लेते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म इज समथिंग लाइक दिस, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है, वेयर m इज़ द स्लोप और x1 y1 क्या है, जो पॉइंट दिया हुआ है लाइन पे लाई करने वाला, उसके x और y कोऑर्डिनेट्स हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अगर स्लोप और पॉइंट दिया हुआ हो तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस
y1 अपॉन y1 माइनस y2, ठीक है। मान लो कि एक लाइन है अपने पास ऐसे कुछ दी हुई है, इस पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, लाइन पे लाई करने वाले चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। तो मान लो ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो x और y की कोई वैल्यू नहीं होगी, हाँ ये ध्यान में रखना है, x और y अननोन ही रहेंगे, ठीक है। x1 की जगह पे क्या डालोगे, a का x कोऑर्डिनेट, x2 की जगह पे क्या डालोगे, b का x कोऑर्डिनेट, y1 की जगह पे क्या डालोगे, a का y कोऑर्डिनेट, और y2 की जगह पे क्या डालोगे, b का y कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया। ऐसे करके क्या निकाल लोगे, लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की, जो कुछ इस तरीके से होता है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। अब स्मॉल a और स्मॉल b इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको हम लोगों ने जनरल फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल A है दैट इज़ x इंटरसेप्ट, एंड जो कैपिटल B है इट इज़ y इंटरसेप्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है। x के नीचे क्या रहेगा, x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट, और इक्वल टू में क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अगर इसको डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। कलर चेंज कर लेता हूँ यार, ठीक है। तो ये अपनी y एक्सिस है एंड दिस इज़ आवर x एक्सिस, दिस इज़ y, दिस इज x। एक लाइन बना लेता हूँ जो मान लो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। अब देखो ये लाइन जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रही है वो क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। हमने x इंटरसेप्ट को क्या माना है, कैपिटल A माना है, तो ये वाला पॉइंट A है। अच्छा, लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करती है उसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। हमने y इंटरसेप्ट क्या माना है, कैपिटल B माना है, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, एक मिनट सर, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0, बिल्कुल सही, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b, ठीक है। तो सर इस लाइन का इक्वेशन तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट दे दिया जाए, y इंटरसेप्ट दे दिया जाए, तो उस लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब देखो यहाँ पर है ना 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि RHS में 1 होना चाहिए, ठीक है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनने के लिए RHS में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि x और y के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में मिडिल में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, मिडिल में क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, माइनस नहीं चलेगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि x और y न्यूमरेटर में अकेले होने चाहिए। आई बात समझ में, x एंड y must be alone in the न्यूमरेटर। x और y न्यूमरेटर में कैसे होने चाहिए, अकेले होने चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। तो x और y देखो अकेले हैं, बीच में प्लस है और RHS में 1 है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, डबल इंटरसेप्ट के फ़ायदे क्या हैं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का ये फ़ायदा है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो लाइन का, ठीक है, तो उसको प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट कर ले डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में तो उसको प्लॉट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। देखो मैं एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा काम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आसान करता है। मान लो कि मैंने ना आपको है ना एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 6, ठीक है। ये इक्वेशन दे दिया, 6 भी नहीं -6 ले लेते हैं, एक काम करते हैं ताकि ये तीनों पॉइंट्स भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखो इसको प्लॉट करने के लिए 10th स्टैंडर्ड याद है ना, क्या करते थे, टेबल बनाते थे, x के कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, y के कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, एक वैल्यू को एज्यूम करते थे, दूसरी निकालते थे और फिर उसके बाद प्लॉट करते थे। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में तो एकदम क्विकली मैं क्या कर सकता हूँ, लाइन को प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, RHS 1 होना चाहिए।
पूरे इक्वेशन को क्या करो, -6 से डिवाइड कर दो तो RHS में 1 आ जाएगा ना। दिस बिकम्स 3x अपॉन -6, ठीक है, -4y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1। RHS में 1 आ गया, एक काम हो गया, ठीक है, वी आर डन विद दिस। अच्छा नेक्स्ट क्या है, मिडल में क्या होना चाहिए, प्लस में, मिडल में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, मिडल में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यहाँ पे मिडल में क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो क्या करो, इस माइनस को इसके साथ बैलेंस कर लो तो दिस बिकम्स प्लस। तो अपने को मिलेगा 3x अपॉन -6 प्लस 4y अपॉन -6 इक्वल्स टू, सॉरी 4y अपॉन +6 हो जाएगा ये, 4y अपॉन +6 इक्वल्स टू 1, ठीक है। दो काम हो गए अपने। अच्छा सर अगर यहाँ पर पहले से ही प्लस होता तो, अगर ये प्लस होता तो इस माइनस को कुछ नहीं करते, जहाँ पर है वहीं पर रहने देते। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं वो भी करके बता दूंगा अभी आपको। तो यहाँ पर माइनस है तो उसको हमने क्या बनाया, प्लस बनाया, क्योंकि मिडिल में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम, एक्स एंड वाई मस्ट बी अलोन इन दी न्यूमरेटर, एक्स और वाई अलोन होने चाहिए, अकेले होने चाहिए। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 3 × 2 और ये हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। लेकिन सर अभी भी अकेले नहीं हो एक्स और वाई, मतलब यहाँ पर तो अपने को x अपॉन -2 मिल गया, लेकिन यहाँ पर अपने को 2y अपॉन 3 मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2y अपॉन 3 मिल रहा है। आपने बोला था कि y अकेला होना चाहिए, तो ठीक है, इस 2 को क्या कर दो, नीचे भेज दो, है ना, लॉज ऑफ इंडाइसेस। इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ ना डिनोमिनेटर में। आ रही बात समझ में, या नहीं समझ में आया तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3/2 यानी कि 1.5 इक्वल्स टू 1। तो ये जो इक्वेशन था इसको हमने क्या किया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको प्लॉट कर लो। इसको प्लॉट करना कितना आसान है, हमारी जो लाइन है ये वाली लाइन, ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, -2 पे, और y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 1.5 पे। समझ में आया। तो इसको मैं बना लेता हूँ। x पे -2 कहाँ रहेगा, देखो यहाँ कहीं रहेगा, और y पे 1.5 यहाँ कहीं रहेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे एंड वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड लाइन। समझ में आया सबको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x - 4y इक्वल टू -6, ठीक है। अब समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी अगर समझ में नहीं आई इसकी इंपॉर्टेंस, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है ना, पैर ऑफ हिस्ट्री लाइन्स के बाद LPP करने वाले हैं। जब वो चैप्टर करेंगे ना, तब तो 100% समझ में आ जाएगा कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो फिलहाल बस इसको ध्यान में रखो, आगे काम में आने वाला है। अच्छा एक और एक चीज़ मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस होता, यहाँ पर अगर ऑलरेडी प्लस होता, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस होता तो, एक मिनट यार, अगर यहाँ पर पहले से प्लस होता तो ये माइनस की साइन एज इट इज़ रहती, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस रहता, यहाँ पर भी माइनस रहता और यहाँ पर भी माइनस आ जाता। यानी कि अब y एक्सिस को लाइन कहाँ पर कट कर दी, -1.5 पे कट करती, और लाइन कुछ इस तरीके से गुजरती, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वाले पॉइंट को कट करते हुए समझ में आ गया। तो ऐसे बनती है हमारी लाइन। आई होप कि ये क्लियर है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये पूरा रिवीजन था 11th स्टैंडर्ड का। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अगले लेक्चर से पहले इन चीज़ों को पक्का कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।